रितु झंडे में लिपटे प्रशांत के पार्थिव शरीर के पास बैठी थी। आंखें पथरा गई थी, आंसू सूख गए थे। अभी 2 बरस पहले ही तो कितनी मुश्किल से उन दोनों की शादी हुई थी और आज आतंकवादियों से देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। उसका मन 2 बरस पीछे चला गया था। रितु को लड़के वाले देखने आ रहे थे। पापा ने सभी बहनों को हिदायत दे रखी थी कि कोई लड़के वालों के सामने नहीं आएगा। रितु का रंग सांवला होने की वजह से कई बार लड़के वाले उसे मना कर चुके थे। तीनों बहनों में वो सबसे बड़ी थी। मीतू, तुम जल्दी से रितु को तैयार होने में मदद करके ऊपर वाले कमरे में चली जाना। मधु अभी तक ना जाने कहाँ रह गई, उनके सामने ना आ जाए। ऐसे ही लड़के वालों का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। माँ, दीदी का प्रैक्टिकल है, हो जाएगा तभी तो आएगी। आप खामोखा परेशान हो रही है। उन लोगों को रितु दीदी को पसंद करना होगा तो ऐसे ही पसंद कर लेंगे, देखो क्या होता है। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर मीतू ने भागकर बैल्कनी से झांका तो देखा लड़के वाले आ गए थे। माँ, वो लोग आ गए हैं, जल्दी चलो। ठीक है, तुम रितु को देख लो, ठीक से तैयार है ना? और हाँ, मधु को फोन कर देना कि वो पिछले दरवाजे से आए। ठीक है माँ, तुम जाओ। सौदामिनी जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर बाहर आ पहुंची। लड़के का रंग भी सांवला देखा तो दिल को थोड़ा सुकून मिला कि शायद इस बार रितु की बात बन जाए। आइए आइए, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बहुत अंदर की तरफ है आपका घर, ढूंढते ढूंढते ही समय लग गया। आइए आइए, अंदर आइए। सबको लेकर वो अंदर आई। तभी उनके पति अजीत बाबू भी अंदर आए। हमारे अहोभाग्य जो आप परिवार समेत हमारे घर पधारे। अजीत बाबू, शर्मिंदा मत करिए, मैं तो हमेशा ही आपके यहाँ आता रहता हूँ। हाँ, पत्नी और बेटे का आना नहीं हुआ कभी। आप लोग बैठिए, मैं अभी आई। सौदामिनी अंदर से चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आई। अरे, आप क्यों ले आई? आपकी बेटी कहाँ है? बस आ ही रही है। दोबारा गई तो उनके साथ उनकी बेटी रितु आई थी। सौरभ तो टकटकी लगाए रितु को निहारता रहा। रितु ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झुका ली, सबका अभिवादन करके बैठ गई। औपचारिक बातचीत के बाद लड़की उन्हें पसंद आ गई। उमा देवी ने रितु के हाथ में अंगूठी पहना दी। तभी अचानक हवा के झोंके की तरह मधु आ गई। रितु दीदी, मैंने कहा था ना कि मैं जब तक ना आऊं तुम लड़के वालों के सामने नहीं आना। चुप रहो, कैसी बातें कर रही हो? माँ, मुझे दीदी को लेकर आना था, ये अपने आप आ गई। सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। अब तो जो होना था हो गया, अब क्या हो सकता है? अब गई कहाँ थी? ओह सॉरी, मेरा साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल था आज, इसलिए देर हो गई। हल्की फुल्की बातचीत के बाद वो लोग चले गए, पर तीसरे दिन ही उमा देवी का फोन आया। हमारे बेटे को रितु की जगह मधु पसंद है। अगर आप लोग मधु की शादी सौरभ से करना चाहते हैं तो बात करें, वरना कहीं और रिश्ता देख ले। ये आप क्या कह रही है? बड़ी बेटी को दरकिनार करके हम छोटी का रिश्ता कैसे कर सकते हैं? मधु ने सुना तो। माँ, आप उन लोगों को मना कर दीजिए, मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती, मुझे आगे पढ़ना है। हाँ, ऐसे भी हम ऐसी जगह कैसे रिश्ता कर सकते हैं जहाँ बड़ी बेटी को पसंद करने के बाद दूसरी बेटी पर उनका दिल आ गया। यही बात उस लड़के का चरित्र दर्शाती है। आज वो पसंद है, कल कोई और पसंद आ जाएगा, तुम मना कर दो। रुक जाइए, इतनी जल्दी क्या है मना करने की? अभी हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे। अगर इस बीच रितु का कोई रिश्ता मिल जाए तो मधु का ब्याह यहाँ करने में कोई हर्ज नहीं है। माँ, मैं उस लड़के से कदापि शादी नहीं करूँगी, भले आप मेरी जान ले लीजिए। क्या खराबी है उस लड़के में? वही जो पापा ने कहा। मैं पापा के विचारों से सहमत हूँ। एक तो तुम लोगों की समझ में कोई बात नहीं आती। क्यों आई थी उन लोगों के सामने चौधराइन बनकर? सारी गलती तो तुम्हारी है। माँ, हर चीज की एक हद होती है। आप हमको छिपाकर शादी कर भी देती, पर जिस लड़के का अपना ही मन इतना डामाडोल हो, उसके साथ दीदी का भी रिश्ता करना बेवकूफी है।
दीदी कभी खुश नहीं रह सकती थी वहाँ। आप उन लोगों को मना कर दे, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी बुआ जी ने ये रिश्ता बताया था, उनकी ननद का बेटा है, उनसे क्या कहेंगे? उनको जो कहना है देखा जाएगा। तुमसे मना नहीं किया जा सकता तो मैं खुद ही मना कर देता हूँ। जैसे ही उन्होंने फोन लगाया ही था कि तभी दरवाजे पर कार का हॉर्न सुनकर सब खिड़की से बाहर देखने लगे। उमा देवी अपने पति के साथ आ रही थी। देखिए, आपकी छोटी बेटी मेरे बेटे को पसंद है। वो कल से ही मधु से शादी की रट लगाए बैठा है। पर मधु अभी शादी नहीं करना चाहती है, उसे आगे की पढ़ाई करनी है। हमारे घर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जितना चाहे पढ़ सकती है। मैं आप लोगों से अपने बेटे की खुशी के लिए झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। पहले दीदी की शादी होगी तभी मैं शादी करूँगी। उमा देवी ने बहुत समझाया, पर भी मधु टस से मस नहीं हुई। उमा देवी चली गई। माँ पापा, आप लोग प्रशांत के प्रति इतना अरियल रवैया क्यों अपना कर बैठे हैं? आखिर वो आर्मी ऑफिसर है। उनका दोष यही है कि वो हमारी जाति के नहीं है, ठाकुर है। सिर्फ इसलिए आप उनसे दीदी की शादी नहीं करना चाहते? दीदी से भी तो पूछ कर देखिए, अगर वो उनके साथ खुश रह सकती है तो आप लोगों को क्या आपत्ति है वहाँ शादी करने में? मधु की बात सुनकर रितु और मीतू भी आ गई। मधु, तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा नहीं चलने लगी है? वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। आज के बाद उस लड़के का नाम भी मत लेना। आप लोग भी मेरी बात कान खोल कर सुन ले। आज के बाद मैं कभी इस तरह सबके सामने अपनी नुमाइश लगाने नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे जीवन भर कुंवारी ही रहना पड़े। इस तरह की बेइज्जती में कितनी पीड़ा होती है आप लोग कभी नहीं समझेंगे पापा। जो मुझे पसंद करता है उसको आप नहीं पसंद करते। जो लोग आकर मुझे रिजेक्ट कर देते हैं उनके आगे पीछे घूमते हैं आप लोग। रितु गुस्से में पैर पटकती हुई सीढ़ियां चढ़ गई। मेरा तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं पहले ही कहती थी कि इन लड़कियों को इतना मत पढ़ाइए। आज हमारी ही इज्जत ही दांव पर लगाने चली है। मैं जरा पार्क में जा रहा हूँ, तुम लोगों को जो समझ में आए वो करो। रितु ने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। मधु भागते हुए उसके पीछे आई। दीदी, दरवाजा खोलो, प्रशांत जी आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। कह दो मुझे नहीं मिलना है उससे, वो चले जाए। हमारे घर वाले उनकी भी बेइज्जती कर देंगे। मधु भागते हुए नीचे आई। माँ, मुझे लगता है दीदी को रोका ना गया तो वो कुछ कर बैठेगी, जल्दी चलो। प्रशांत ने जैसे ही सुना लपक कर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ भागा। रितु, प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं होगी, दरवाजा खोलो। प्रशांत, तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जीना है। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, खोलो जल्दी। रितु ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें लाल हो रखी थी। ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हें पता है ना, मेरे माता पिता ने मुझे गोदी लिया था और मेरे माता पिता ब्राह्मण हैं। इस बात का पता मुझे आज ही चला। अब तो खुश हो ना? तब तक अजीत बाबू भी आ गए थे। तुम किसी भी जाति के हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सोचा, मुझे अपनी रितु के लिए तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। सब नीचे आ गए। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। अचानक प्रशांत के पार्थिव शरीर को उठाया जाने लगा, तब उसकी तंद्रा भंग हुई और वो चीख मार कर बेहोश हो गई थी। रिश्ते की डोर टूट गई थी। गरीब की जादुई हैदराबादी बिरयानी। निजाम नगर कस्बे में इकबाल नाम का एक खान सामा रहा करता था। वो राजाओं के यहाँ सभाओं में बिरयानी बनाने का काम किया करता था। इकबाल के हाथ की बिरयानी का स्वाद अरब देशों के शासक भी चख कर गए थे। अरब देश से खत आया था। तुम्हारे हैदराबादी बिरयानी का स्वाद उन्हें बेहद पसंद आया था। ये लो तुम्हारा इनाम, हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए। शुक्रिया जनाब, मैं शुक्रगुजार हूँ जो आप सभी मेरे हाथों के स्वाद की तारीफ कर रहे हैं। सब ऊपर वाले की रहमत है जो तुम्हारे हाथों को ये जादुई स्वाद देकर गए हैं। जनाब, पूरे दिल से बनाना पड़ता है, तब जाकर हाथों का स्वाद निखरता है।
पर उस हिसाब से बख्शियत बेहद कम मिलती है। आपके दरबार से काफ़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, तब जाकर ये इनाम मुझे मिला है। बिल्कुल, तुम्हारे जादुई स्वाद वाले हैदराबादी बिरयानी को अब पूरा अरब देश जान रहा है। आगे पूरी दुनिया जानेगी इंशाअल्लाह। आमीन हुजूर, आमीन। इकबाल के घर पर सलीम नाम का उसका एक बेटा था। बेगम सलीम को जन्म देते ही गुजर गई थी। सलीम अब 14 साल का हो चुका था। सलीम बेटा, कहाँ हो? यहाँ हूँ अब्बू। कहिए, कैसे याद किया? आज निजाम साहब ने मेरी खूब तारीफ की है। मेरे हाथों की बिरयानी उनके अरब देशों के मित्रों को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे इनाम से नवाजा है। अरे वाह अब्बू, तब तो घर पर भी आपके हाथों की हैदराबादी बिरयानी वाली दावत होनी चाहिए। ज़रूर बेटा, ज़रूर होगी दावत, पर आज मैं नहीं, तू बनाकर खिलाएगा ये बिरयानी। अब्बू, मैं कैसे बनाऊंगा बिरयानी? वो तो आपको ही आता है ना। मैं अपने हाथों से बनाए हुए बिरयानी में एक जादुई मसाला डालता हूँ, वही उस बिरयानी का स्वाद बढ़ाता है। कैसा जादुई मसाला अब्बू? मेरे से 4 पीढ़ी पहले के पुरखों को एक जिन्नात ने ये मसाला दिया था। ये खून के रिश्ते के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते आ रहा है। वो मसाला कभी ख़त्म नहीं होता अब्बू। यही तो उस तिलस्मी मसले का जादू है, वो कभी भी ख़त्म या ख़राब नहीं होता। लेकिन बिरयानी के नमक मिर्ची का अंदाज हमें खुद सीखना पड़ता है। वही अंदाज आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मतलब अब्बू, मैं भी आपकी ही तरह स्वादिष्ट बिरयानी बना सकता हूँ? बिल्कुल मेरे बच्चे, मेरे बाद पीढ़ियों से चले आ रहे इस जादुई मसले की हिफाजत तुमको ही करना है। असली हैदराबादी बिरयानी का स्वाद हमें युगों तक जिंदा रखना है। चलिए, मुझे सिखाइए आज स्वादिष्ट बिरयानी बनाना। इकबाल अपने सारे स्वाद के नुस्खे उस जादुई मसाले समेत सलीम को सौंप देता है और अपने से भी बेहतर खानसमा बनाने की तैयारी में लग जाता है। अरब देशों से निजाम के पास एक संदेश आया था। वो इकबाल को विश्व स्तरीय व्यंजन प्रतियोगिता में अपने देश की तरफ से बिरयानी बनाने के लिए लेकर जाना चाहते थे। निजाम ने इकबाल को अपने दरबार में बुलाया। जी हुजूर, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ इकबाल, अरब देशों ने मुझसे मेरे खानसामे को यानी तुम्हें मांगा है। विश्व व्यंजन प्रतियोगिता में उनके देश की तरफ से बिरयानी बनाने के लिए। अब तुम बताओ, तुम जाना चाहोगे उनके लिए काम करने? हुजूर, उन्हें मना कर दीजिए। वो हमारे मेहमान थे, इसीलिए हमने उनकी खातिरदारी में जान लगा दिया। उनके देश के सम्मान के लिए बिरयानी बनाने से बेहतर है मैं हमारे देश की तरफ से बिरयानी बनाना पसंद करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा फैसला उन तक पहुंचवा दूंगा। अरब देशों के शासक इकबाल के फैसले को सुनकर भड़क गए, क्योंकि निजाम ने अपने देश की तरफ से इकबाल को उस विश्व व्यंजन प्रतियोगिता में प्रस्तुत कर दिया था। नतीजतन अरब देश के एक सैनिक शासक भीतर घातियों की मदद से इकबाल की हत्या कर दी। अब्बू, अब मेरा क्या होगा? मैं अकेले इतना लंबा जीवन कैसे गुजारूंगा? अल्लाह इकबाल मियाँ को जन्नत अदा करे। हिम्मत रखो सलीम, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे पिता के वजह से ही आज मैं विश्व व्यंजन प्रतियोगिता में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पाया, पर कुछ ईर्ष्यालुओं को उनके हाथों का स्वाद और हमारे जीत जाने का डर दोनों पता था। इस वजह से उन्होंने उनकी हत्या करवा दी। शायद उनके हाथों के स्वाद का अंत यही तक लिखा था। अब्बू का सपना मैं पूरा करूंगा। मैं बनाऊंगा उस विश्व व्यंजन प्रतियोगिता में हमारे देश की तरफ से खास हैदराबादी बिरयानी। तुम अभी बच्चे हो, तुम कैसे बना पाओगे सलीम? अब्बू को जिस दिन आपने इनाम दिया था, उसी दिन उन्होंने अपने बिरयानी बनाने का सारा नुस्खा मुझे सिखाया था। अच्छा सलीम, इस राज को राज ही रहने देना, वरना भीतर घातियों को यदि पता चल गया तो वो फिर से तुम पर भी हमला करवाने की कोशिश करेंगे। हम मौके पर तुम्हें भेजेंगे प्रतियोगिता में पूरी सुरक्षा के साथ। जी हुजूर, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, ना ही किसी को बताऊंगा कि मुझे अब्बू के जैसे ही बिरयानी बनाना आती है।
निजाम ने इकबाल की हत्या के पूर्व ही अपने देश के नाम विश्व व्यंजन प्रतियोगिता का नामांकन करवा लिया था। अरब देशों के बड़े बड़े खानसामे इस प्रतियोगिता में अपनी जीत के लिए आश्वस्त थे, क्योंकि इकबाल की हत्या हो चुकी थी। प्रतियोगिता का दिन था। सभी देशों के खानसामे अपने अपने प्रसिद्ध व्यंजन के साथ प्रतियोगिता में शामिल हो चुके थे। निजाम नगर से सलीम गया था बिरयानी बनाने के लिए, जिसके साथ में 4 सुरक्षा जवान सहयोगी बनकर उसके साथ खड़े थे। अब ये बच्चा हमारा है? इसके देश का एक खानसामा था जो इन्हें जिता सकता था। सुना है उनकी किसी ने हत्या कर दी है। सलीम उनकी बात सुनकर बिल्कुल चुप रहा और जैसे ही वो जादुई मसाले को हैदराबादी बिरयानी में मिलाकर एक बार घुमाया, पूरा सम्मेलन स्थल हैदराबादी बिरयानी के सुगंध से महक उठा। विश्व व्यंजन प्रतियोगिता का परिणाम आ चुका है। सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का खिताब जाता है निजाम नगर देश का खास हैदराबादी बिरयानी। पूरी सभा तालियों के शोर से गूंज उठी। अपने देश को जीत दिलाने वाले उस छोटे से बच्चे सलीम को बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजा गया और विश्व खानसामा का खिताब दिया गया। आज जब वो जिंदा होते तो उन्हें मुझे ये खिताब पाते देखकर कितनी खुश होते। इतना कहकर सलीम रोते हुए वापस निजाम के पास चला गया। अरब देश के शासकों में ये सुगबुगाहट चालू हो गई थी कि उस छोटे से सलीम का अब्बू और कोई नहीं, इकबाल है, जिनकी उन्होंने हत्या करवाई थी। वो दांत पीसते रह गए, क्योंकि वो सब कुछ करके भी जीत नहीं पाए। गरीब के चावल का कूलर। गर्मी बढ़ती जा रही है और मैं गर्भवती हूँ। ऐसे में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पर चलो मैं तो जैसे तैसे ये सब झेल लूंगी, लेकिन जब हमारा बच्चा आएगा वो इस गर्मी में कैसे रहेगा? तुम फिक्र ना करो सरला, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। क्या इंतजाम करोगे तुम? तुम तो कबाड़ी का काम करते हो। इसमें इतना पैसा कहाँ है जो कूलर या एसी खरीदा जाए? तुम ये सब ना सोचो, तुम अपना ध्यान रखो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। चलो मैं चलता हूँ। मदन एक कबाड़ी था जो अपनी बीवी सरला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो गरीबी में अपना जीवन काट रहे थे और अब गर्मी ने आकर उनकी मुसीबतें बढ़ा दी थी। वो लोग तो जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे, पर अब उन्हें अपने आने वाले बच्चों की फिक्र हो रही थी, जो बस अब किसी भी दिन आ सकता था। हे भगवान, तू ही बता मैं क्या करूं जिससे मुझे पैसे मिले और मैं एक छोटा सा कूलर खरीद सकूं। मेरी मदद कर भगवान। तभी उसे उसका पड़ोसी गंगाधर मिल जाता है, जो कि बहुत घमंडी आदमी होता है। अरे मदन, क्या बात है? बड़ा परेशान लग रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, बस गर्मी की मार झेल रहा हूँ, और क्या। हाँ, तेरे घर तो ना कूलर ना एसी। मैंने तो अपने घर में एसी लगा रखी है। मुझे तो गर्मी का पता ही नहीं चलता है। तू तो कबाड़ बिनता है ना, तू कूलर या एसी कहाँ से लगवा सकता है? ये बोलकर गंगाधर हंसता हुआ चला जाता है और मदन भी अपने काम की तरफ बढ़ जाता है। वो दिन भर कबाड़ बीनता है और उसे ले जाकर एक बड़ी कबाड़ की दुकान पर बेच देता है। लेकिन ऐसा करने से उसे बस 2 जून के खाने तक के ही पैसे मिल पाते हैं। वो जब घर पहुंचता है तो, आ गए तुम, आओ खाना खा लो। मैं बहुत बुरा पति हूँ और मुझे लगता है मैं बाप भी बहुत बुरा बनूंगा। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम दिन भर गर्मी में सड़ती रहती हो और मैं कुछ नहीं कर पाता। हमारा बच्चा आएगा, वो भी इसी हाल में रहेगा। आप परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। आप बस मेहनत और ईमानदारी से काम करो और भगवान से प्रार्थना करो। उनके दिन ऐसे ही मुश्किलों में कट रहे थे। फिर एक दिन जब मदन कबाड़ बीनने के लिए निकल ही रहा होता है तो, जी सुनिए, मेरा बहुत दर्द हो रहा है, लगता है समय आ गया है, मुझे अस्पताल ले चलिए। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। मदन उसे फटाफट अस्पताल लेकर जाता है। मदन उस दौरान बाहर बैठा इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत एक लड़के के साथ आती है।
उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ होता है और वो बूढ़ी औरत बहुत रो रही होती है। थोड़ा समय गुजरता है और मदन उस औरत को जब इधर उधर बेचैनी से घूमते देखता है तो उसे कहता है, घबराइए मत माँ जी, आपका बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा। बेटा, उसका खून बहुत बह गया है और उसके ब्लड ग्रुप वाला खून नहीं मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आप मुझे बताइए क्या ब्लड ग्रुप है, मैं खून दे दूंगा। ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। मदन भागता हुआ डॉक्टर के पास जाता है और उसका ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए कहता है। उस बूढ़ी औरत के लड़के और मदन का ब्लड ग्रुप एक ही निकलता है और मदन उस लड़के को खून दे देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। मैं तुम्हारा किस मुंह से धन्यवाद करूं बेटा। तुमने सिर्फ मेरे बेटे की जान नहीं बचाई बल्कि मेरी भी जान बचाई है। अगर वो चला जाता है तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाती। अरे माँ जी, आप धन्यवाद ना कहिए, ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि सरला को बेटी हुई है। ये सुनकर मदन खुश हो जाता है और वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारी पत्नी यहाँ भर्ती थी और तुम मेरे काम में लगे हुए थे। तुम कितने अच्छे इंसान हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ भी नहीं है, पर ये थोड़े से चावल है, इन्हें मेरा आशीर्वाद समझकर रख लेना। धन्यवाद माँ जी, अब मैं जाता हूँ, अपनी बेटी से मिलता हूँ। मदन सरला के पास जाता है। सरला अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और सरला कहती है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, इसका नाम सीता रखना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा नाम है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। मदन सरला को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताता है और वो चावल दिखाता है। सरला चावल को अपने हाथ में लेती है और कहती है, पर उन्होंने ये चावल ही क्यों दिए? कोई ऐसी चीज होती जो हमारी गर्मी दूर करती तो ठीक भी था। काश इन चावलों से कि कूलर बन जाता तो कितना सही रहता। तुम भी क्या बात करती हो, चावलों का कूलर? हाँ, तभी अचानक से वो चावल हवा में उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते वो एक कूलर का रूप ले लेते हैं। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये चावल कूलर कैसे बन गया? क्या इसका मतलब ये चावल जादुई थे? हाँ, ऐसा ही लगता है। तुमने उन बूढ़ी माँ की सहायता करी, इसलिए ऐसा हुआ है। तभी अचानक वो कूलर चलने लगता है। अरे, ये तो बिना बिजली के चल रहा है। हाँ, और कितनी ठंडी हवा दे रहा है, एसी से भी ज्यादा ठंडी। वो बूढ़ी माँ तो सचमुच अपना आशीर्वाद देकर गई है हमें। ये सब आपकी जरूरतमंद की मदद करने का फल है। अब हमारी बेटी सीता ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेगी और उसको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। सही कहा तुमने। एक बार गंगाधर काम से मदन के घर आता है तो वो पाता है कि मदन का घर खूब ठंडा रहता है। वो सरला से पूछता है, अरे, ये आपका घर इतना ठंडा क्यों हो रहा है? ये हमारा चावल का कूलर है ना, इसकी वजह से। गंगाधर जब उस चावल के कूलर को देखता है तो हैरान रह जाता है। वो सोचता है, ये कैसा कूलर है जो चावल का बना हुआ है और ऊपर से ये बिना किसी बिजली के चल रही है? मेरे घर में तो एसी की वजह से बहुत बिल आती है। मुझे इस कूलर को चुरा लेना चाहिए ताकि मैं पैसे बचा सकूं। ये सोचकर गंगाधर सरला को किसी काम से बाहर भेज देता है और खुद कूलर को उठाकर भागने लगता है। पर तभी उसको ठोकर लगती है और वो मुंह के बल गिर पड़ता है। इतने में वहां सरला और मदन दोनों आ जाते हैं और पूरी बात समझ जाते हैं। गंगाधर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ कर दो मदन और सरला, तुम्हारे कूलर को देखकर मेरी नीयत बिगड़ गई थी। मैं दिल से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। कुछ दिन के बाद गंगाधर फिर कभी उस कूलर को चुराने की कोशिश नहीं करता। इधर मदन और सरला अपनी बेटी सीता के साथ खुशी खुशी रहते हैं।